गाँव की पाठशाला में आज के इस लेक्चर पर हम लोग बात करेंगे एंशिएंट हिस्ट्री या प्राचीन इतिहास के लेक्चर नंबर 4 के बारे में। इससे पहले हमने लेक्चर नंबर 3 के बाद यानी 3 लेक्चर जो कि हमने अध्ययन कर लिया है। आप प्रागैतिहासिक काल, वहीं आद्य ऐतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल। एक वीडियो के माध्यम से हमने प्रागैतिहासिक काल का डिटेल डिस्कशन किया। 2 वीडियो के माध्यम, क्योंकि सिंधु सभ्यता से आप या आद्य ऐतिहासिक काल से काफ़ी क्वेश्चन जो आपको देखने को मिलते हैं एग्जाम में, तो उसको थोड़ा लंबा टॉपिक था, तो इसकी वजह से हमने 2 वीडियो के माध्यम से उसका अध्ययन किया है। नोट्स का अध्ययन या नोट्स का डिस्कशन तो किया है, साथ ही साथ कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट जो आप उस पर ऐड कर सकते हैं, जैसे कि आप ग्राफ के माध्यम से समझ सकते हैं कि किस राज्य में कौन सा स्थल पाया जाता है, उत्तरी स्थल कौन सा है सिंधु सभ्यता का। तो कुछ ऐसे हम लोग ग्राफ के माध्यम से भी पढ़े थे। आज वही बात करें तो आज हम ऐतिहासिक काल का अध्ययन करने वाले हैं और डिस्कशन करने वाले हैं। साथ ही साथ जानने वाले हैं कि यहाँ से संबंधित क्वेश्चन किस प्रकार के बनते हैं। जो ऐसे क्वेश्चन तो पीटी के लिए तो मल्टीपल टाइम क्वेश्चन, लेकिन साथ ही साथ एक अच्छी समझ के साथ, जिससे कि आंसर राइटिंग में भी हम लोगों को सहायता मिल सके मेंस में। तो शुरुआत करते हैं आज के इस लेक्चर की। जैसे कि आप देख रहे हैं कि ऐतिहासिक काल का वर्णन, जो कि ऐसा काल पीरियड, इतिहास का ऐसा काल पीरियड जिसके बारे में लिखित साक्ष्य उपलब्ध होते हैं, ऐतिहासिक काल कहलाता है। बात करके जैसे इस बारे में तो लिखित स्रोत उपलब्ध है और इसे पढ़ा भी जा सकता है। इसके अंतर्गत वैदिक काल से लेकर अभी तक का जो भी समय है वो ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आता है। बात करें इसकी जानकारी के स्रोत के बारे में, तो ऐतिहासिक काल के जानकारी के स्रोत एक पुरातात्विक आधार पर मिलता है। वहीं विदेशी यात्रा, जो भी विदेशी यात्री हैं उनके द्वारा जो भी रचनाएं की गई हैं, जिन पुस्तकों की रचना की, उनके माध्यम से भी ऐतिहासिक काल की जानकारी मिलती है। साथ ही साहित्य के माध्यम से ऐतिहासिक काल की जानकारी मिलती है। तो जैसे पुरातात्विक की बात करें तो पुरातात्विक में आपका सिक्का हो गया, अभिलेख के माध्यम से, जो कि ऐतिहासिक काल की जानकारी मिलती है। अगर बात करें साहित्य इतिहास के बारे में, तो धार्मिक ग्रंथों के माध्यम से तथा गैर धार्मिक ग्रंथों के माध्यम से हम लोगों को ऐतिहासिक काल की जानकारी मिलती है। जैसे धार्मिक को 2 भागों में बांटकर हम लोग अध्ययन करेंगे, ब्राह्मण ग्रंथ, गैर ब्राह्मण ग्रंथ। ब्राह्मण ग्रंथ के अंतर्गत वेद हो गया, वेदांग हो गया, उपनिषद हो गया, पुराण और महाकाव्य जैसे अध्ययन करेंगे हम लोग। वहीं बात करेंगे ब्राह्मण ग्रंथों या धर्म में, तो गैर ब्राह्मण धर्मों में आपको जो एक जैन धर्म देखने को मिलेगा, वही बौद्ध धर्म देखने को मिलेगा। तो 1 बाय 1 करके हम लोग डिटेल में डिस्कशन की। तो शुरुआत करते हैं आज के पहले पुरातात्विक स्रोत के बारे में, जहाँ से हमको ऐतिहासिक काल के बारे में जानकारी मिलती। तो सिक्का के माध्यम से पहला जो हमारा टॉपिक है आज का, वो सिक्के या कॉइन्स। यहाँ से संबंधित भी आपको कई बार क्वेश्चन देखने को मिलते हैं कि सर्वप्रथम सिक्का किन के द्वारा चलाया जाता। तो यूनानी शासकों के द्वारा सर्वप्रथम सिक्कों का प्रचलन किया जाता है या चलाया जाता है। तो शुरुआत करते हैं हम लोग। तो सिक्के का अध्ययन, जो सिक्के का अध्ययन कहलाता है न्यूमिस्मेटिक्स कहलाता है। वहीं बात करें टेराकोटा का सिक्का मिट्टी का बना होता था, जो सिंधु सभ्यता में चलता था। यानी सिंधु सभ्यता में जो सिक्के का चलता था वो टेराकोटा चलता था। बात करें किसका बना होता था, तो मिट्टी का बना था। कुछ ऐसे क्वेश्चन जो देखने को आपको यहाँ से मिलेंगे। बात करें मौर्य काल में, तो मौर्य काल में जो आहत या पंचमार्क सिक्के का प्रयोग होता था। वहीं बात करें कि मौर्य काल के समय के बारे में अगर बात करें, तो मौर्य काल का जो समय था 320 ईसा पूर्व से लेकर के 298 ईसा पूर्व तक के कार्य को मौर्य काल कहते हैं। मौर्य काल यानी चंद्रगुप्त मौर्य घनानंद को, नंदवंश के अंतिम शासक घनानंद को पराजित करके मौर्य काल की या मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। तो कुछ ऐसे जो क्वेश्चन देखने को आपको यहाँ से मिलेंगे। वहीं बात करें, आहत सिक्कों पर लिखावट नहीं होती थी, केवल चित्र बने होते थे। यह पहला धातु का सिक्का था। तो आपसे ये भी पूछ सकता है कि पहला धातु का सिक्का क्या था, तो पंचमार्क था, या आहत कहें या पंचमार्क था। किस काल में चलता था, तो मौर्य काल में चलता था। वहीं बात करें पर्ण या चांदी के सिक्के जो मौर्य काल में प्रचलित थे। सीसा का सिक्का की बात करें तो सीसा का जो सिक्का था वो सातवाहन काल में प्रचलित था। वहीं बात करें सातवाहन काल के बारे में सिक्कों के माध्यम से और कैसे जानकारी मिलती, तो सातवाहन राजा जो सतकर्णी थे, उनकी एक मुद्रा पर जलपोत उत्कीर्ण होता था। यानी कहीं ना कहीं की सिक्कों के माध्यम से जो हम साहित्यिक स्रोत प्राप्त होते हैं या जानकारी प्राप्त होती है कि आप देखें कुछ सिक्कों में आपको समुद्र का वर्णन मिलता है या समुद्र के विजय का अभियानों का वर्णन मिलता है। तो जैसे कि सतकर्णी की जो एक मुद्रा होती थी, उसमें जलपोतों का मुद्रा उकेरी जाती थी, यानी कि चित्र उकेरे जाते थे, जिसकी उनकी समुद्र विजय के अभियानों का
अध्ययन मिलता है या कहें तो जानकारी मिलती है। वहीं बात करें कि जैसे चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में ब्राग शैली या चांदी के जो सिक्के होते थे उसमें व्याघ्र शैली का वर्णन होता था, तो जो उसके इस पश्चिमी में शकों की विजय का एक प्रतीक होता था। तो कुछ ऐसे जो जानकारी आपको देखने को यहाँ से मिलेगी। बात करें हम नेक्स्ट के बारे में, जैसे पहली बार सोने का सिक्का तो यूनानी शासकों द्वारा चलाया गया था, या ये भी कहें कि सोने जो सिक्कों का प्रचलन सर्वप्रथम किसके द्वारा, तो यूनानी शासकों के द्वारा चलाया जाता है। बात करें शुद्ध सोने का सिक्का, तो शुद्ध सोने का सिक्का जो कुषाण शासकों के द्वारा यानी कनिष्क कार्यकाल में शुद्ध सोने का सिक्का चलाया जाता, तो उस कार्यकाल की जानकारी यानी उस काल के संपन्न होने की जानकारी देता है। सोने के सिक्के चलने का मतलब था कि उस काल या उस काल में एक संपन्नता थी जिसकी वजह से सोने के सिक्के चलते थे। तो कुछ ऐसी जानकारी एक मिलती है हम लोगों को। वहीं बात करें जैसे कि सर्वाधिक मात्रा में सबसे अधिक शुद्ध सोने का सिक्का जो चलते गुप्त काल में चलते थे, यानी अगर सर्वाधिक सिक्कों के बारे में तो बात करें तो गुप्त काल में चलते थे। इस समय स्कंदगुप्त के शासक थे। बात करें चांदी का सिक्का गुप्त काल में समुद्रगुप्त या चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य के समय प्रचलित हुआ था। वहीं बात करें मयूर शैली का सिक्का तो गुप्त शासन काल में समुद्रगुप्त के समय प्रयोग में लाया गया था। इस सिक्के के प्रचलन की बात करें तो गुप्त काल में सर्वाधिक प्रचलित था। कौड़ी का प्रयोग गुप्त काल में होता था। अगर बात करें नेक्स्ट तो चमड़े का सिक्का हुमायूं के शासनकाल में शिहाबुद्दीन ने प्रारंभ किया था। वहीं बात करें रुपए का, जो आज वर्तमान रुपए का प्रचलन कब हुआ था, तो शेरशाह सूरी के शासनकाल में प्रचलन हुआ था। वहीं बात करें कि अगर रुपए का चिन्ह, क्योंकि आपको करंट से रिलेटेड करके या भी क्वेश्चन आपको यहाँ से सिक्के से संबंधित देखने को मिलते होंगे, तो जो उदय कुमार थे उनके द्वारा यानी रुपए का चिन्ह दिया जाता है। अगर बात करें वहीं नेक्स्ट के बारे में तो दाम का प्रारंभ शेरशाह सूरी ने किया था। सोने का सरफी का प्रारंभ शेरशाह सूरी ने किया था। अगर बात करें आगे के या नेक्स्ट के बारे में तो जैसे कि अब दूसरा हमारा सिक्कों के बाद अब आता है अभिलेखों के बारे में अध्ययन। तो जैसे अभिलेखों के माध्यम से भी अब अध्ययन के पत्थरों को खोद कर कई बार कन्फ्यूजन क्रिएट होता है कि अभिलेख किसे कहते हैं, शिलालेख किसे कहते हैं तथा स्तंभ लेख, क्योंकि तीनों अलग अलग चीज़ें हैं। तो जैसे पत्थरों को खोद कर लिखना अभिलेख कहलाता था, वहीं छोटे छोटे पत्थरों पर लिखना शिलालेख कहलाता था। स्तंभ या ऊंचे पत्थरों पर लिखना स्तंभ लेख कहलाता था, जो एक ओवरऑल आपकी समझ को विकसित करता है। हालांकि यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछता, लेकिन जो क्वेश्चन पूछता है वो आगे हम लोग डिस्कशन करेंगे। ये एक आपकी समझ की, जैसे अभिलेख किसे कहते हैं, तो जो पत्थरों को खोद करके लिखे जाते थे तो वो अभिलेख हो गए। छोटे छोटे पत्थरों पर लिखना शिलालेख हो गया, और जो समान ऊंचाई पर पत्थरों पर लिखना होता था स्तंभ लेख। कुछ ऐसे हो। तो वहीं बात करें अभिलेखों का अध्ययन जो एपिग्राफी कहलाता था, ये भी आपसे पूछ सकता है कि अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता था, तो एपिग्राफी कहलाता था। बात करें जैसे प्रमुख अभिलेख, तो विश्व में अभिलेख लिखने का प्रारंभ ईरान शासक डेरियस प्रथम ने किया था। पहला अभिलेख बोगजगोई अभिलेख जो तुर्की या एशिया माइनर में मिला था। वहीं बात करें कुछ अभिलेखों के बारे में जिससे कि साहित्यिक स्रोत प्राप्त होते हैं या साहित्य के बारे में जानकारी मिलती है, तो हाथी गुथा अभिलेख जो कलिंग नरेश खारबेल का था, यहाँ से ये तिथि रहित अभिलेख था, तो इसे कलिंग राजा खारबेल की ने लिखा। इसमें कलिंग युद्ध की चर्चा, साथ ही इस युद्ध के समय कलिंग राजा नंदराज था। कुछ ऐसे जानकारी जो कि आप इस अभिलेख से मिलेंगे। अगर बात करें ऐहोर अभिलेख, तो ऐहोर अभिलेख राजस्थान से प्राप्त हुआ था। पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन विजय पर इसकी चर्चा की थी या इस अभिलेख को स्थापित कराया था। वहीं बात करें जूनागढ़ अभिलेख के बारे में, तो जूनागढ़ गुजरात से प्राप्त हुआ था। इसमें समुद्रगुप्त ने सुदर्शन झील की चर्चा और उसे झील के समुद्रगुप्त ने बनवाया था, तो इसका चर्चा जूनागढ़ अभिलेख से देखने को मिलता है। बात करें प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख के बारे में, तो इलाहाबाद से मिला था। इसमें समुद्रगुप्त ने अपने विजय अभियान की चर्चा की है। अब जैसे कुछ और अभिलेखों की बात करें तो जैसे भरभूत अभिलेख हो गया, वहीं एरंड अभिलेख हो गया जो एरंड अभिलेख भानुगुप्त का था, जिसमें सती प्रथा का प्रमाण मिलता है। तो कुछ ऐसे जो कि आप ऐहोल जो हो गए पुलकेशिन द्वितीय का था, मंदसौर अभिलेख, वहीं मालवा नरेश सुब्रमण्य का हो गया, ग्वालियर अभिलेख प्रतिहार नरेश का। तो यहाँ से आपको कई बार साहित्यिक स्रोत की जानकारी मिली है। अगर वहीं बात करें स्तंभों के बारे में,
तो स्तंभ लेख में पिलर हो गया, स्तंभ लेख समान ऊंचाई या समान ऊंचे होते थे। वहीं बात करें पहला स्तंभ लेख के बारे में, तो गरुड़ ध्वज स्तंभ लेख एमपी में है। बागभद्र व भागवत धर्म की जानकारी इस अभिलेख से मिलती है। कुछ ये विदेशी यात्रियों का वर्णन की बात करें तो विदेशी यात्रियों का वर्णन, ये भारत का वर्णन जिनकी बुक या पुस्तकों के माध्यम से कहें ऐतिहासिक जानकारी मिलते हैं तो हेरोडोटस जिसने हिस्टोरिका नामक बुक लिखी थी। वहीं बात करें मेगास्थनीज की तो इसने इंडिका नामक बुक लिखी थी। पर प्लस ऑफ द इरेथ्रेंसी अज्ञात है, इस बुक के बारे में किसी की जानकारी नहीं है। वहीं बात करें टालमी की तो जियोग्राफिका की रचना की थी। प्लिनी की बात करें तो नेचुरल हिस्टोरिका की रचना की थी। अगर बात करें अल-बेरूनी की तो अल-बेरूनी ने किताबुल हिंद या तहकीक ए हिंद लिखी थी। मार्को पोलो चीन का यात्री था। वहीं बात करें फाहियान की तो फू क्यूकी जो कि फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आए थे, उनके द्वारा जो बुक लिखी गई थी फो क्यूकी लिखी गई थी। वहीं ह्वेनसांग की बात करें तो हर्षवर्धन के शासनकाल में आए थे, उनके द्वारा कौन सी बुक की रचना की गई थी जिसमें भारत की साहित्यिक जानकारी मिलती है, तो सीयूकी की जानकारी बुक की रचना की थी। तारानाथ कांग्यूर तंगूर की, वहीं फाहियान की बात करें कि इनके कुछ डिटेल अध्ययन के बारे में, तो जैसे फाहियान के कार्यकाल जो आए थे तो वो 399 ईस्वी पूर्व में आए थे। तो फूयू की पुस्तक की रचना की थी। ये चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य के दरबार में आया था। इसमें उस समय के भवन तथा कौड़ी की चर्चा है, यानी इस बुक में फो क्यूकी में जो उस समय के भवन और कौड़ी की चर्चा मिलती है। तो आपको कई बार यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलता है कि फाहियान किसके कार्यकाल में आया था, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के कार्यकाल में आया था। उसके द्वारा कौन सी पुस्तक की रचना की गई थी, तो फो क्यूकी की रचना की गई थी। उसमें किस चीज़ का अध्ययन है या किस चीज़ को देखने को मिलती है, तो भवन और कौड़ी की चर्चा मिलती है। कई बार आपको ये भी पूछता है, जैसे कि आप देखे होंगे कि बिहार दरोगा के 1275 में आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिला था कि 300 यानी कि जो फाहियान आया था कौन सी शताब्दी में आया था, तो फाहियान जो आया था 4वीं शताब्दी में आया था। वहीं सन की बात करें तो 399 ईस्वी में आया था। वहीं आपको कई बार आप ये भी देखने में 4-5 आपको विदेशी यात्री देखेगा, उन्हें क्रम से स्थापित करने के लिए भी कई बार आपको क्वेश्चन यूपीपीसीएस या बीपीएससी में पूछ लेता है। तो इस वजह से जो हम याद करेंगे तो उस विदेशी यात्री साथ में किस वर्ष आया था और किसके दरबार में, सभी चीज़ों को हम लोग साथ लेकर चलेंगे। बात करें संयुग्मन के बारे में, तो संयुग्मन जो आए थे 518 ईस्वी में आए थे। कहाँ से आए थे? चीन से आए थे। 3 वर्ष की यात्रा में आए थे। वो बौद्ध धर्म की प्रतियाँ करते थे। तो वो कौन सा विदेशी यात्री था जिसने बौद्ध धर्म की प्रतियाँ करती थी, तो संयुग्मन थे। किस वर्ष आए थे, तो 518 ईस्वी में आए थे। वहीं ह्वेनसांग की बात करें तो 629 ईस्वी में आए थे। सीयूकी इनकी एक रचना है जो हर्षवर्धन के दरबार में आया था। इसने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया, साथ ही दोनों अध्यापन भी किया, यानी नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन के साथ साथ वहाँ के कुलपति भी रहे हैं। वहीं इनके बारे में बात करें तो इनको यात्रियों को राजकुमार कहा जाता है। और बात करें तो इन्हें नीति का पंडित या शाक्य मुनि के नाम से भी इनको जाना जाता है। तो कुछ ऐसे क्वेश्चन जो कि आपको इनके बारे में देखने को मिलेंगे। बात करें आगे तो इत सिंह जो कि 673 ईस्वी में आए थे। यह चीनी यात्री था। ये त्रिपिटक की लगभग 400 प्रतियाँ फोटोकॉपी अपने साथ चीन लेकर के जाए। तो आपसे पूछ सकता है वे कौन से विदेशी यात्री थे जो त्रिपिटक की 400 प्रतियाँ लेकर के चीन गया था, तो इत सिंह थे। कब आए थे, तो ये आए थे 673 ईस्वी में। इब्न बतूता जो मोरक्को का रहने वाला था, यह 7000 किलोमीटर की यात्रा करके मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था। और बात करें इनकी रचना के बारे में तो रेहला थी। तो आपसे ये पूछ सकता है कि इब्न बतूता किसके कार्यकाल में आए थे, तो मोहम्मद बिन तुगलक के साथ आए थे। इनकी रचना के बारे में पूछ सकता है तो रेहला थी। कहाँ का रहने वाले थे, तो मोरक्को के रहने वाले थे। वहीं बात करें अब्दुल रज्जाक के बारे में, यह फारस का रहने वाला था तथा विजयनगर काल में आया था। बात करें किसके दरबार में, तो कृष्णदेव राय के दरबार में आया था। इनकी जो रचना की गई थी तो मतलाए शाहीन। बार बार आपको यहाँ से देखने को क्वेश्चन मिलेंगे। वहीं बात करें फाहियान के बारे में और डिटेल में हम लोग अध्ययन करते हैं
तो इस चीज़ को हमने अध्ययन कर लिया, आपने पढ़ ले भी लिया है, ये रिपीट हो गया है। वहीं अब बात करते हैं साहित्यिक स्रोतों के बारे में। तो जैसे साहित्यिक स्रोतों के बारे में बात करें तो लिखित स्रोत का साहित्य स्रोत कहते हैं। प्राचीन भारत की जानकारी का ये सबसे बड़ा स्रोत है। बात करें गैर धार्मिक स्रोत के बारे में तो इसका संबंध किसी भी धर्म से नहीं रहता। उदाहरण के लिए अगर देखें तो अर्थशास्त्र। अगर धार्मिक स्रोत की बात करें तो इसका संबंध किसी न किसी धर्म से रहता है। बात करें गैर ब्राह्मण की बात तो वैसे स्रोत जिसका संबंध हिंदू धर्म से नहीं रहता, गैर ब्राह्मण ग्रंथ कहते हैं। अगर बात करें जैन साहित्य के बारे में, कई बार आपको यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो जैन साहित्य ये प्राकृत भाषा में लिखा जाता है। तो आपसे ये पूछ सकता है कि जैन साहित्य किस भाषा में लिखे जाते थे, तो प्राकृत भाषा में लिख सकते। तो इन्हें और किस नाम से जाना था, तो इन्हें आगम के नाम से जाना जाता था। बात करें कि कितने जैन साहित्य, तो 12 अंग, वहीं 12 उपांग तथा अचरांग सूत्र, व भगवती सूत्र, कल्प सूत्र, आदि पुराण जैसे कुछ जैन साहित्य थे। बौद्ध साहित्य की बात करें तो बौद्ध साहित्य में आपको देखने को पाली भाषा में देखने को मिलते हैं। सबसे पहले यहीं से क्वेश्चन पूछता है कि बौद्ध साहित्य किस भाषा में थे, तो पाली भाषा में थे। जातक ग्रंथ, महात्मा बुद्ध की पूर्व जन्म की 200 कहानियाँ हैं। यानी आपको देखने को मिलेगा कि महात्मा बुद्ध की पूर्व ग्रंथ से या पूर्व जन्म से संबंधित जो 200 कहानियाँ हैं तो किस में है, तो जातक ग्रंथ में है। आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को कई बार आपको एग्जामों में मिलते हैं। बात करें नेक्स्ट, जैसे कि ललित विस्तार में महात्मा बुद्ध की पूरी जीवनी है। यानी अगर बात करके ललित विस्तार में क्या किसका वर्णन किया, तो बुद्ध की पूरी जीवनी के बारे में अध्ययन किया गया है। वहीं अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों की चर्चा की गई है। बौद्ध धर्म का सबसे पवित्र पुस्तक त्रिपिटक है, जो 3 पुस्तकों में बांटा है, सूत पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक। अब वही बात करें सूत पिटक में क्या किसका वर्णन, तो ये सबसे बड़ा पिटक है या सबसे बड़ा बौद्ध ग्रंथ है। यही बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया भी कहा जाता है। तो आपसे पूछ सकता है बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया क्या है, तो सूत पिटक हो जाएगा। बात करें विनय पिटक के बारे में, ये सबसे छोटा पिटक है। बौद्ध धर्म में प्रवेश की चर्चा है। तो आपसे पूछ सकता है कि बौद्ध धर्म का सबसे छोटा पिटक कौन सा है, तो विनय पिटक है। इसमें किस चीज़ का वर्णन है, तो बौद्ध धर्म के प्रवेश से संबंधित जानकारी यहाँ पे मिलती है। अगर वहीं पूछे अभिधम्म पिटक के बारे में, तो इसमें बौद्ध धर्म के दार्शनिक विचारों की चर्चा आपको देखने को मिल सकती है। तो कुछ ऐसे क्वेश्चन जो कि आपके साहित्यिक स्रोतों से संबंधित आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे। वहीं अगर बात करें हम लोग नेक्स्ट के बारे में, तो जैसे कि अब जो फिलहाल आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं। अगला जो कल का वीडियो हमारा आएगा वो जितने भी ब्राह्मण ग्रंथ हैं, जैसे वेद हो गए, उपनिषद हो गया, वेदांग हो गए, उन सभी के माध्यम से चर्चा करेंगे। सभी को देखेंगे कि जैसे आप देखेंगे कि वेद शब्द का अर्थ क्या होता है, वेद कितने प्रकार के होते हैं, वेद के अध्ययनकर्ता को, ज्ञानी को क्या कहा जाता है, तो ब्राह्मण ग्रंथ क्या कहा जाता है। कुछ ऐसे जो कल की वीडियो में हम लोग अध्ययन करेंगे। आज की वीडियो क्योंकि ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाता है तो फिर उसका रिस्पॉन्स नहीं उतना मिलता है। तो आज की वीडियो में फ़िलहाल इतना ही रखते हैं, और कल जो वीडियो आएगा उसमें पूरे भी जितने भी ब्राह्मण ग्रंथ हैं उनका अध्ययन करेंगे। तो 1 बाय 1 करके हम सभी पूरा नोट्स का अध्ययन करने वाले हैं। तो यदि वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जैसे ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी आपको निरंतर मिलती रहे। तो आज की वीडियो में फ़िलहाल इतना है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके अगले पार्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।